गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्रिस्टल लैटिस पढ़े थे, लैटिस के बारे में पढ़ा था। उसी से आगे पढ़ रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट्स के। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिमेट्री एलिमेंट वह संक्रिया जिसके अंतर्गत क्रिस्टल तथा इसका वातावरण, यानी कि जो क्रिस्टल होता है हमारा वो उसका वातावरण क्या रहता है? इनवेरिएंट रहता है। यानी कि अगर कोई संक्रिया करें या फिर तो लेकिन उससे उस संक्रिया से उस क्रिस्टल के जो संरचना है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो वैसी की वैसी ही रहती है, तो उसे कहते हैं सममित संक्रिया। क्रिस्टल की सममित संक्रिया कहते हैं। क्रिस्टल की सममित संक्रिया होती है जो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पॉइंट ग्रुप सिमेट्री, दूसरी होती है स्पेस ग्रुप सिमेट्री। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री क्या कहती है? यदि एक बिंदु अथवा एक रेखा के चारों ओर होने वाली सममित संक्रिया, यानी कि हम यदि एक बिंदु या एक रेखा इसके चारों ओर क्रिस्टल की संरचना को चेंज करें लेकिन वो इनवेरिएंट रहे, कांस्टेंट रहे, उस पर कोई भी इफेक्ट ना हो, तो वो जो संक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पॉइंट ग्रुप सिमेट्री कहलाती है। ये और दूसरी होती है स्पेस ग्रुप सिमेट्री। वो क्या होती है? स्थानांतरण द्वारा होने वाली जो सममित संक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? स्पेस ग्रुप सिमेट्री कहलाती है। स्थानांतरण द्वारा पॉइंट या किसी रेखा के द्वारा होने वाली पॉइंट ग्रुप, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर उसकी संरचना में कोई परिवर्तन ना हो, उसको क्या बोलते हैं? स्पेस ग्रुप सिमेट्री। तो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री होती है वो तीन प्रकार से होती है। फर्स्ट है घूर्णन, यानी कि रोटेशन यदि किसी क्रिस्टल जालक को किसी अक्ष, ये कोई अक्ष है, इस अक्ष के चारों ओर फाई कोण से घुमाने, यदि किसी क्रिस्टल जालक को किसी अक्ष के चारों ओर फाई कोण से घुमाएं और घुमाने पर भी ठीक वैसी स्थिति दिखाई दे, यानी कि ठीक वैसी ही संरचना दिखाई दे जैसे घुमाने से पहले थी, तो ऐसे जो जालक हैं उनको कहते हैं घूर्णन सममित या रोटेशन सिमेट्री कहते हैं। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक बिंदु है, ये मान लो पहले ये जो इस कंडीशन में था, हमने फाई एंगल कोण पर इस कंडीशन ये हो गई, फिर ये, लेकिन इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़े, तो इस प्रकार की जो सिमेट्री है वो कहलाते हैं घूर्णन सिमेट्री। यानी कि ये जैसे संरचना पहले दिखती थी घूर्णन से, वैसे घूर्णन के बाद दिखे। तो घूर्णन सममित के लिए जो घूर्णन कोण फाई का मान है वो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि फाई इज इक्वल टू 2 पाई/n है, जहाँ पर n 1 2 3 अप टू घूर्णन अक्ष की बहुलता या मल्टीप्लिसिटी को बताता है। जैसे आपको ये डायग्राम से पता ही लग रहा है कि फाई कोण से चेंज करने पर भी उसकी स्थिति वही रहे। यदि बहुभुज में n भुजाएं हैं तो एक पूर्ण चक्कर में n बार घूर्णन सममिति होगी, यानी कि n भुजाएं हैं तो n बार घूर्णन सममिति होगी, 2 भुजाएं हैं तो 2 बार, 3 भुजाएं तो 3 बार, इसलिए उसे लैटिस में अगर n भुजाएं हैं तो n फोल्ड सममित घूर्णन अक्ष होगी, या 3 भुजाएं तो 3 फोल्ड होएगी, 4 भुजाएं तो 4 फोल्ड होएगी। इस प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण, एक त्रिभुजाकार पिंड है, त्रिभुजाकार पिंड में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं, इसलिए इस अक्ष के घूर्णन अक्ष की जो बहुलता होगी, मल्टीप्लिसिटी, वो क्या होगी? 3 होगी। अब देखो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल इसमें देखो, इसमें आपको दिख रहा है ये एक अक्ष है, ठीक है, ये एक त्रिभुजाकार पिंड है, ये मान लो I J और ये K, इसी प्रकार से L M और N। अब इसको घुमा दिया, ठीक है, घुमाने पर I जो यहाँ है वो I यहाँ आ गया, J यहाँ, K यहाँ, घूर्णन अक्ष के चारों ओर घुमा दिया। इसी प्रकार से L यहाँ M और यहाँ N, लेकिन देखो इसके दिखने में जो इसकी संरचना है वो पहले जैसी थी, अब भी वैसी ही है। हाँ, इसके पॉइंट देखो चेंज हो चुके हैं, यहाँ पर I है, I अब यहाँ है, यहाँ J है, अब J यहाँ है, K है, K यहाँ है, ऐसे ही L की भी, M की भी स्थिति क्या हो गई है? चेंज हो गई है। लेकिन फिर भी
घूर्णन से पहले और घूर्णन के बाद इसकी संरचना क्या है, समान है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, घूर्णन सिंप्लिसिटी, रोटेशन सिमेट्री घूर्णन सममित कहते हैं। तो फाई का मान क्या होगा, 2π/3, क्योंकि कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं हैं। तो ये इससे पता लग गया घूर्णन सिमेट्री में एक बिंदु या एक रेखा के चारों ओर घूर्णन करने पर भी घूर्णन से पहले और घूर्णन के बाद संरचना समान रहती है, उसे घूर्णन सममित कहते हैं। सेकंड है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, यदि किसी जालक के तल में परावर्तन से जालक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसके जालक में अगर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या कहलाती है, परावर्तन। परावर्तन करने से उसके जालक में कोई भी परिवर्तन नहीं हो तो परावर्तन सममित में तभी संभव है जब जालक में एक ऐसा तल खींचा जाए जिससे एक जैसे दो भाग हो, जिसमें एक भाग दूसरे भाग के परावर्तन से प्राप्त होता है। यानी कि एक ऐसे जैसे ये तल है तो एक ऐसा तल होना चाहिए जिससे दोनों भाग हैं जो एक भाग दूसरे भाग के बराबर है, लेकिन एक दूसरे का परावर्तन दर्शाना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में वही एक त्रिभुजाकार पिंड लेते हैं, हमने इसका एक तल ले लिया, ये तल है, ये तल क्या करता है, दो भागों में, ये दो भाग हैं, दो भागों में परिवर्तित कर देता है। तो यदि इस भाग को का परावर्तन इसके साथ और इसका इसके साथ परावर्तन किया जाए, यानी कि इसका इसके साथ परावर्तन और इसका इसके साथ परावर्तन किया जाए, तो देख रहे हम पहले और बाद में दोनों में ही कोई भी परिवर्तन नहीं है, संरचना दोनों की क्या है, समान है, जबकि पहला भाग दूसरे भाग का क्या है, परावर्तन है। इसी प्रकार ये भाग इसका क्या है, परावर्तन है। तो यानी कि परावर्तन करने पर भी, यानी कि किसी तल के सापेक्ष परावर्तन करने पर वही संरचना प्राप्त होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन सममित कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिलोमन या इन्वर्जन यानी व्युत्क्रमण। यह क्या कहता है, यदि कोई स्थिति वेक्टर r द्वारा व्यक्त प्रत्येक लैटिस बिंदु के संगत स्थिति वेक्टर -r पर भी लैटिस बिंदु होते हैं तो उसे बोलते हैं प्रतिलोमन सममिति। जैसे मान लो ये एक बिंदु है C, जिसको क्या बोला गया है, C को इन्वर्जन सेंटर। इससे r दूरी पर, यानी कि इस r दूरी पर 3 बिंदु हैं, A1, A2 और A3। यदि इसी प्रकार से -r दूरी पर भी 3 बिंदु हों, B1, B2, B3, तो ये क्या कहलाती है, इन्वर्जन या प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण सममिति कहलाती है। तो ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पर लैटिस बिंदु A1, A2 और A3 के प्रतिलोमन बिंदु क्या हैं, B1, B2 और B3 हैं। तो यहाँ पर तो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री की 3 सिमेट्री हो गई, घूर्णन, दूसरा परावर्तन और तीसरा इन्वर्जन यानी कि प्रतिलोमन। अब हम देखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल हमने पढ़ा है, अब इस यूनिट सेल होता क्या है वो देख लीजिए बच्चों। किसी त्रिविमीय लैटिस में, 3 डायमेंशनल लैटिस में यूनिट वेक्टर क्या है, A, B और C द्वारा प्रदर्शित भुजाओं को एक समांतर षटफलक के रूप में व्यक्त करते हैं। इस समांतर षटफलक को यूनिट या एकांतर सेल कहते हैं, एकांक सेल कहते हैं, क्योंकि भुजाएं क्या हैं, A, B और C, यानी ये एक्स डायरेक्शन में A, वाई डायरेक्शन में B और जेड डायरेक्शन में C, वाई में B और जेड में C। तो यहाँ पर हमारे 3 भुजाएं दिख रही हैं, इन भुजाओं से इनसे बनने वाला ये जो षटफलक है इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं यूनिट सेल वह सूक्ष्मतम ज्यामितीय आकृति है जिसकी पुनरावृत्ति द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना को व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि इसकी दोबारा पुनरावृत्ति बनाकर, यानी कि इसके साथ एक और यूनिट सेल, फिर एक और यूनिट सेल, इसी के बराबर और आयतन की, इस प्रकार से एक पूरी क्रिस्टल की संरचना बनती है इस यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति करने पर। एक यूनिट सेल का जो आयतन होगा क्या होगा, आयतन हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर A, B और C, यानी A क्रॉस B डॉट C या A डॉट B क्रॉस C या B डॉट C क्रॉस A या C डॉट A क्रॉस B, ये सारे इसके क्या कहलाते हैं, आयतन है।
का सबका मान क्या है, बराबर है। अब नेक्स्ट है प्रिमिटिविटी सेल या आध सेल क्या होता है। प्रिमिटिव सेल वह सबसे छोटी यूनिट सेल है, यानी यूनिट सेल का ये एक प्रकार होता है प्रिमिटिव सेल। यानी प्रिमिटिव सेल वह सबसे छोटी यूनिट सेल है जिसकी पुनरावृत्ति करने पर ब्रेव लैटिस में न तो कोई जगह खाली रहती है और न ही कहीं अतिव्यापन होता है। यानी कि एक ऐसी यूनिट सेल जिसकी पुनरावृत्ति करने पर एक लैटिस प्राप्त, क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होती है, लेकिन उस क्रिस्टल लैटिस में न तो कोई जगह होती है, न ही कहीं पर उसका अतिव्यापन, यानी न तो अधिकता होती है उस यूनिट सेल की वजह से और न ही कोई खाली जगह रह जाती है। तो ऐसी जो यूनिट सेल है वही क्या कहलाती है, प्रिमिटिविटी सेल कहलाती है। तो एक त्रिविमीय लैटिस में जो प्रिमिटिव सेल है उसका आयतन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। बच्चों आपके जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को वो असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं और सबमिट करने हैं, क्योंकि जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो इतने हार्ड नहीं है बच्चों। वो आप लोगों को जो आप लोग वीडियो को जो मैं आपको डाल रही हूँ उन वीडियो को आप देखेंगे तो उनके आंसर क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे। उनको करके आपको सबमिट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके यही नंबर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएंगे और इनके अकॉर्डिंगली ही आपके आगे आपकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। ऊपर से गवर्नमेंट के थ्रू आप लोगों की रिपोर्ट बीच बीच में मांगी जाती है। अगर आप लोगों का इसी तरह से बिहेवियर रहा और आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो मैं आप लोगों की रिपोर्ट में मार्क्स 0 करके भेज दूँगी। जो जो असाइनमेंट नहीं करेगा तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने असाइनमेंट टाइम टू टाइम कंप्लीट करके और अपने तैयारी करते रहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।